प्रीएम्बल हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। पार्ट 1 जो है वो हमने कवर कर लिया है, पार्ट 2 भी कवर कर लिया है सिटीजनशिप के बारे में। अभी हम कर रहे हैं आपका पार्ट 3, दैट इज़ फंडामेंटल राइट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल राइट में पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया था सब, कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से होते हैं, वो सारे के सारे आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज हम फंडामेंटल राइट आपके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो फंडामेंटल राइट्स आपको पता पार्ट 3 में आते हैं, और ये जो आपके हैं ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं आपके फंडामेंटल राइट में। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 12 क्या समझाने की कोशिश करता है हमें। आर्टिकल 12 बताता है हमें स्टेट की डेफिनेशन। जो वर्ड हम बार बार यूज़ करते हैं स्टेट, ये आखिर होता क्या है। देखो स्टेट में आपका क्या क्या आएगा। स्टेट में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, इसके लेजिस्लेटिव ऑर्गन आएगा और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आएगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट आएगी, लोकल बॉडी जितनी भी आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होगी, स्टेट और नॉन स्टेट अथॉरिटीज़ आएंगी, प्राइवेट बॉडी आएंगी और एजेंसी आएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी स्टेट में है, स्टेट के डेफिनेशन में आएंगी। आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 आपको कहता है कि ऐसा कोई भी लॉज जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, उसके अगेंस्ट होगा, इनकंसिस्टेंस होगा, जो उसके साथ उसके अगेंस्ट होगा फंडामेंटल राइट के, वो सभी लॉज आपके क्या कर दिए जाएंगे, नल एंड वाइड, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। लॉज कौन कौन से हो सकते हैं, आपके सेंट्रल लॉज हो सकते हैं, स्टेट लॉज हो सकते हैं, टेम्पररी लॉज फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस हो गए आपके, स्टैचुरी इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे के सारे आपके आएंगे लॉज की कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन याद रखना जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है ये इसके अंडर नहीं आएगा, ठीक है। आर्टिकल 12 में सिर्फ आपने याद रखना है, ये बताता है हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी लॉज हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करेगा, इनकन्सिस्टेंस करेगा, उसको वायलेट करेगा, वो उनको क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गए दोनों आर्टिकल, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आर्टिकल आगे पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो होता है राइट टू इक्वालिटी। देखो राइट टू इक्वालिटी में आपके कितने आर्टिकल आते हैं, 14 से लेकर 18 तक आते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर 14 आर्टिकल कहने की क्या कोशिश करता है। ये हमें बताता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और साथ में इक्वालिटी, ये हमें बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और साथ में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो चीज़ें कहता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि किसी भी तरह के जो प्रिविलेज होंगे उनकी एब्सेंस होगी, ठीक है। किसी को एक अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा लॉ के सामने, ठीक है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल, सबको एक जैसा क्या किया जाएगा, सब्जेक्ट मतलब सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। लॉ से कोई भी ऊपर नहीं होगा, कानून से कोई भी बड़ा नहीं होगा, सभी कानून के लिए समान होंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने यूएसए से लिया हुआ है। ये का पॉजिटिव कंसेप्ट मतलब लॉ सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देगा, इक्वल ट्रीटमेंट देगा इक्वल सर्कमस्टांसेस में। मतलब अगर दो लोग हैं, वो अगर एक ही पोजीशन पे हैं, एक ही पोजीशन पर हैं, उन दोनों को एक ही जैसा क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है ये आपको आर्टिकल 14 आई थिंक कवर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 क्या बोलता है, ये कहता है कि किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव, इसको नहीं किया जाएगा, इसकी प्रोहिबिट किया जाएगा, इसको मना रोका जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन अमाउंट्स, ठीक है। इसमें दो प्रोविज़न है, ये आपने 5 चीज़ें याद रखनी है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये हमारा कहता है आर्टिकल 15, सिर्फ यही याद रखो आप, ठीक है। आर्टिकल 16 में आप क्या याद रखोगे, इसमें आपने सिर्फ ये समझना है। आर्टिकल 16 आपका कहता है अपॉर्चुनिटी इक्वल, ये आपको बताता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, धर्म, वंश, जाति, आपके सेक्स को लेके या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि कई बार आपका डोमिसाइल जो है वो एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है आपके किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जम्मू कश्मीर को ले लो, यहाँ पे एक क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जॉब वही ले पाएगा जिसके बाद JNK का क्या होगा, डोमिसाइल होगा।
ये क्या होगी, एक रिस्ट्रिक्शन होगी आपके आर्टिकल 16 के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 16 आई होप आपको कवर हो गया होगा। आर्टिकल 17 देख लेते हैं। ये कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अनटचेबिलिटी जो है, ठीक है, जो आपके साथ भेदभाव किया जाता है, इसको क्या किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी तरह की आपके साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी, ये शुभाशात आपके साथ नहीं होगी, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद आर्टिकल 18 देख लो। ये सिंपल सा इसमें याद रखना है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी भी तरह के जो टाइटल्स आपको पद दिए जाते हैं वो नहीं, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सिर्फ किसको छोड़ के, आपके एजुकेशनल और आर्मड फोर्सेस के टाइटल को छोड़ के। जैसे आर्मड फोर्स में कर्नल का टाइटल किसी को मिल जाता है, ठीक है, मतलब एक स्टेज पे पहुंचने पे, ठीक है, क्राइटेरिया वो जब बंदा कवर करता है, किसी को ल्यूटिनेंट का मिल जाता है, ठीक है, कैप्टन का मिल जाता है। ये सारे के सारे आपके आर्मड फोर्सेस के टाइटल हैं। एजुकेशनल में किसी को प्रोफेसर, ठीक है, किसी को लेक्चरर, ठीक है, किसी को डॉक्टर, ये सारे के सारे एजुकेशनल है, ठीक है। और इसमें याद रखना नेशनल अवार्ड्स जो हैं ये भी इसके अंडर नहीं आएंगे, टाइटल के अंडर। पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न जी इसके अंडर नहीं आएंगे। और साथ में ये याद रखना, ये जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनको हम प्रीफिक्स अपने नाम से पहले या बाद में नहीं लगा सकते, ठीक है, जिनको मिला होता है ये अवार्ड। आई होप आपको आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपको कवर हो गए होंगे। सिर्फ यही चीज़ें आपने याद रखनी है।